हेलो फ्रेंड्स, टीच एग्जाम मास्टरी में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैंने आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का एक टॉपिक जो मोदी मंत्रिमंडल 2024 जो इस बार बना है, जो आप लोगों ने सरकार बनाई है, मोदी कैबिनेट के जितने भी चेहरे हैं और जिन जिन नेताओं को कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, सबका मैंने विस्तृत रूप से एक लिस्ट लेकर आया हूं जो आपके आने वाले कोई भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाओगे उसमें 30% आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और उसमें से इस टॉपिक को इस बार इस वजह से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा क्योंकि इस बार आपने सरकार बनाई है और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर का 3.0 बना है इस बार मोदी गवर्नमेंट की, उसमें कौन कौन से नए नए चेहरे शामिल हैं और कौन पुराने चेहरे हैं, मैंने सबकी एक लिस्ट तैयार की है। तो कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए और बड़े ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि 1 से 2 नंबर तो फिक्स आपके यहाँ से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। सबसे पहले हमारी राष्ट्रपति आती है जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये जो हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं अभी तक की, और इन्होंने 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया। और ये आदिवासी जाति से आती है और आदिवासी जनजाति से ये पहली हैं जो राष्ट्रपति बनी है। और ये दूसरी महिला हैं। जो पहली महिला थी वो प्रतिभा पाटिल थी और ये दूसरी महिला हैं जो हमारी राष्ट्रपति बनी है। ये हमारे सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर होती हैं। कोई भी राष्ट्रपति हो, वो हमारे जो सशस्त्र बल हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसके सर्वोच्च कमांडर होते हैं। और इन्हें देश का प्रथम नागरिक भी बोला जाता है। संसद द्वारा पारित सभी विधेयक अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही कानून बन सकते हैं। कोई भी विधेयक जो हमारे संसद से पास हुई हो, कोई भी वो कानून तभी बनेगी जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी। और ये स्वीकृति अनुच्छेद 111 के अनुसार मिलती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार देश की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये हमारे संविधान में एक पावर दिया गया है हमारे राष्ट्रपति को कि जो भी देश की कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 142 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करना, जो भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आएगा उसको लागू कराना राष्ट्रपति का कर्तव्य है। राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपात स्थितियां घोषित कर सकते हैं। आपात स्थिति मतलब आपातकाल, जब कोई संकट हो देश के ऊपर, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपातकाल घोषित करते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल और एक होता है राज्य आपातकाल। और ये अलग अलग अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के तहत ये आपातकाल घोषित करती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपको क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसलिए एक एक पॉइंट आप अच्छे से याद करें। जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप सिंह धनखड़ साहब हैं। ये पहले हमारे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो इनसे उपराष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको मैंने नीचे लिखा है, मैं बारी बारी से पढ़ के बताता हूं। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का जो पद होता है कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में हिस्सा लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलता होगा कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसका आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप सिंह धनखड़ हैं, जो 7 अगस्त 2022 को चुने गए थे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अगर उपराष्ट्रपति को अपना पद
त्याग करना हो, छोड़ना हो, तो वो राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख से छोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। इसमें कहा गया है आर्टिकल 67 में कि जो हमारे उपराष्ट्रपति बनेंगे वो 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने के हकदार होंगे। कब से? जब से उन्होंने पद ग्रहण किया है। जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, अगर राष्ट्रपति नहीं है या राष्ट्रपति का जगह खाली है तो उनकी जगह पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। उस समय क्या होगा? वो राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे काम नहीं करेंगे और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभी के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। मतलब उन्हें जो सभापति का जो वेतन होता है उसके भी वो हकदार नहीं होंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति के तौर पे उस समय काम कर रहे हैं। इस वजह से जो तीसरा हमारा है ये है हमारे प्रधानमंत्री, जो तीसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा शक्ति है वो निहित होती है हमारे प्रधानमंत्री में ही। तो आइए जानते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये तीसरी बार जीत कर आए हैं। इनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी और इनके अंदर कौन कौन से मंत्रालय हैं उसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। ये जितने भी मंत्रालय हैं ये नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग, ये भी नरेंद्र मोदी जी के पास है। अंतरिक्ष विभाग जो हमारे इसरो जिस पे काम करती है, इसका जो भी मंत्रालय से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो नरेंद्र मोदी के अंदर है। सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किया गया हो वो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास रहेगा। अब आगे कुछ पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं वो आपको बताता हूं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। कहा गया है क्या संविधान के अनुसार कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद के प्रमुख होंगे। कौन से मंत्रिपरिषद? जो हमारे कैबिनेट मंत्री का जो एक परिषद है उसके वो प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में तो जरूर से जरूर आएगा। दूसरा पॉइंट है कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति प्रधानमंत्री को दी गई है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा एक शक्ति दी गई है हमारे प्रधानमंत्री को कि आप राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान विशेष रूप से प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो विशेष रूप से प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल पे, जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल है जिसमें हमारे जो मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, वो उस पे पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। ये अगर चाहे तो किसी भी मंत्री का कोई भी मंत्रालय बदल सकते हैं, किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, किसी नए चेहरे को ला सकते हैं। इसका पूर्ण अधिकार हमारे प्रधानमंत्री जी को है। मंत्रियों की नियुक्ति एवं निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से किया जाता है। किसी भी मंत्री की नियुक्ति या निष्कासन का काम ये प्रधानमंत्री की सलाह से होता है राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और जो हमारे मंत्री लोग हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री जी की सलाह पे होती है। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? ये अनुच्छेद 75 का 1 में बोला गया है।
संविधान का अनुच्छेद 30 इसमें क्या बोला गया कि प्रधानमंत्री का कार्यालय स्थापित करता है। जो प्रधानमंत्री का कार्यालय स्थापित करता है संविधान के अनुसार, वो आर्टिकल 74 में के अनुसार करता है। अब देखिए कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री जो उच्च मंत्री होते हैं, जो उच्च स्तरीय नेता होते हैं, उनके समूह को कैबिनेट मंत्री बोला जाता है या कैबिनेट मंत्रालय भी बोला जाता है। तो कैबिनेट मंत्री में जो सबसे पहला नाम है और जो वरिष्ठ है मोदी सरकार के मंत्रालय में, उनका नाम है श्री राजनाथ सिंह। इन्हें इस बार रक्षा मंत्रालय दिया गया है और ये कहाँ से चुनकर आते हैं? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चुनकर आते हैं। जो दूसरे नंबर पे हैं श्री अमित शाह जी, इन्हें गृह मंत्रालय दिया गया है और सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। और ये कहाँ से चुनकर आते हैं? ये गांधीनगर गुजरात से चुनकर आते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे कैबिनेट मंत्री के रूप में जिन्हें चुना गया है, वो है श्री नितिन जयराम गडकरी जी। बहुत लोग इन्हें जानते हैं, रोडमैन ऑफ इंडिया के नाम से ये फेमस है। इन्होंने इतनी सड़क बनाए हैं कि इंडिया का हर लोग इन्हें जानता है। इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। जो चौथे नंबर पे हैं वो है श्री जगत प्रकाश नड्डा। इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो श्री जगत प्रकाश नड्डा हैं। और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी इनको दिया गया है। इनको 2 मंत्रालय दिया गया है। ये पहले बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में लाया गया है। जो 5वें नंबर पे बहुत ही चर्चित चेहरा रहा श्री शिवराज सिंह चौहान का, जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब इन्हें मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में जगह दी है और इन्हें कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का पदभार दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्रालय है क्योंकि अभी किसान आंदोलन बहुत जोर शोर से हुआ था, तो किसानों की बात सुनने के लिए इन्होंने श्री शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी पदभार दिया है। जो 6ठे नंबर पे है, ये भी एक चर्चित चेहरा श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ये वित्त मंत्रालय देखती हैं। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है और कारपोरेट कार्य मंत्रालय देखती हैं। जो 7वां चेहरा, ये भी अपने आप में बहुत ही फेमस चेहरा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है और बहुत सारे मंत्री के साथ, बहुत सारे प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने काम किया है और अभी मोदी सरकार ने इन्हें अपने कैबिनेट में जगह दिया है और ये विदेश मंत्रालय देखते हैं। जो 8वां चेहरा, ये भी अपने आप में एक चर्चित चेहरा, श्री मनोहर लाल खट्टर जी। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी ये कैबिनेट में आए हैं और इन्हें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय दिया गया है और साथ में साथ बिजली मंत्रालय भी दिया गया है। तो ये 8 चेहरा आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। आप ये मान के चलिए कि इससे एक न एक नंबर आपका फिक्स है एग्जाम में। चलते हैं आगे। श्री एच.डी. कुमारस्वामी, एक समय ये भी मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए तमिलनाडु के बने। इन्हें भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय दिया गया है, हैवी मिनिस्ट्री दिया गया और इस्पात मंत्रालय दिया गया। बहुत ही अच्छा मिनिस्ट्री है। जो उसके बाद इंपॉर्टेंट चेहरा है श्री पीयूष गोयल जी का, इन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। फिर उसके बाद आता है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, इन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया गया। अभी नीट का एग्जाम हुआ है जो हमारी एनटीए लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बहुत उस पे सवाल उठाए गए, तो अभी ये बहुत ही चर्चा में आए हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने शिक्षा मंत्रालय ये संभाल रहे हैं। फिर एक बहुत ही चर्चित चेहरा श्री जीतन राम मांझी जी, ये हमारे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैबिनेट में और ये गया से जीत कर आए हैं। इन्हें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया, एमएसएमई जिसे बोलते हैं, वो मंत्रालय श्री जीतन राम मांझी जी को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय ये संभाल रहे हैं। उसके बाद आते हैं श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ये भी नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, बिहार से आते हैं और इन्हें भी
प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिया है पंचायती राज मंत्रालय और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय का। उसके बाद आते हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। ये पहले असम के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, असम से चुनकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी से। इन्हें पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और याद रखिए ये क्वेश्चन जरूर से ही जरूर आएगा। फिर एक चेहरा है हमारे कैबिनेट मंत्री में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का। इन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मंत्रालय है। फिर एक नया चेहरा जो इस बार कैबिनेट मंत्री में जुड़ा है, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री में मोदी सरकार में, इनका नाम है श्री किंजरापू राम मोहन नायडू। ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। इन्हें नागरिक विमानन मंत्रालय मिला गया है, जो एविएशन मिनिस्ट्री है वो मिला है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चेहरा अपने आप में है। श्री प्रहलाद जोशी जी, इन्हें उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मिला है और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिला है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं मोदी 3.0 में। उसके बाद श्री जुएल ओराम, जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो पदभार है वो उस श्री जुएल ओराम जी को दिया गया है। आगे चलते हैं। श्री गिरिराज सिंह अपने आप में एक चर्चित चेहरा, ये बिहार के बेगूसराय से जीत कर आते हैं। फायर ब्रांड नेता के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इन्हें कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो श्री गिरिराज सिंह जी देख रहे हैं। श्री अश्विनी वैष्णव जी, ये आईएएस रह चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है मोदी कैबिनेट 3.0 के, एक पिलर कह सकते हैं वो हैं। पिछली टर्म में भी इन्हें रेल मंत्रालय दिया गया था और इस बार भी इन्हें रेल मंत्रालय दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वंदे भारत इन्होंने लेकर आया है, बुलेट ट्रेन पे काम कर रहे हैं, अंत्योदय है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम कर रहे हैं ये। तो ये मोदी कैबिनेट 3.0 में एक महत्वपूर्ण चेहरा है अश्विनी वैष्णव जी। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये ग्वालियर से जीत कर आते हैं, एमपी से। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चेहरा, राजघराना से आते हैं ये। इन्हें इस बार संचार मंत्रालय मिला है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस बार बीएसएनएल 4G लेकर आ रही है, जो भारत सरकार का इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। वो किसी दूसरे देश से या दूसरी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रही है। अपने टाटा के साथ मिलकर बीएसएनएल 4G ला रही है और तेजस नेटवर्क के साथ। तो इसमें श्री ज्योतिराज सिंधिया जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, संचार मंत्रालय सिंधिया साहब को मिला है और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भी सिंधिया साहब को मिला है। फिर आता है श्री भूपेंद्र यादव जी, ये भी बहुत चर्चित चेहरा मोदी कैबिनेट 3.20 के। इन्हें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिला है। फिर आता है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम। ये जोधपुर से जीत कर आते हैं, राजस्थान के जोधपुर से। इन्हें संस्कृति मंत्रालय मिला है और पर्यटन मंत्रालय मिला है। पिछली बार इन्हें जल शक्ति मंत्रालय मिला था, इस बार इनका मंत्रालय चेंज होकर संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय मिला है। फिर अगला चेहरा है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी का। इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पदभार दिया गया है। श्री किरण रिजिजू जी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा मोदी सरकार के 3.0 में। ये अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। इन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का पदभार दिया गया है। श्री हरदीप सिंह पुरी, ये पिछली बार की तरह इस बार भी इनको जगह दिया गया है और इन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का पदभार दिया गया है। तो जरूर से जरूर याद करें, नोट बना लें। आपको 1 से 2 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है इस वीडियो से, तो पूरा अंत तक देखें और पूरा अच्छे से नोट तैयार करें। श्री मनसुख एल मंडाविया साहब गुजरात से आते हैं, मोदी जी के पसंदीदा चेहरा। पिछली बार ये हेल्थ मिनिस्टर थे, आप लोगों को याद होगा। इस बार इनका मंत्रालय चेंज हुआ है और इस बार इन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मिला है और युवा एवं खेल मंत्रालय दिया गया है। तो खेल मंत्री अभी कौन है? श्री मनसुख सिंह मंडाविया।
और रोजगार मंत्रालय किनके पास है, तो ये भी इनके पास ही है, मनसुख एल मंडाविया के पास। श्री अश्विनी वैष्णव जी का तो हो गया, भूपेंद्र जी का भी मैंने बता दिया। अब इधर है श्री लास्ट में श्री जी किशन रेड्डी साहब, ये भी हमारे आंध्र प्रदेश से आते हैं। इन्हें कोयला मंत्रालय इस बार दिया गया और खान मंत्रालय दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, तो इन्हें 2 मंत्रालय का पदभार दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे सबसे चर्चित चेहरा, युवा चेहरा जिसको बोल सकते हैं, बिहार से श्री चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया, फूड कॉरपोरेशन जो बोलते हैं एफसीआई, वो मंत्रालय श्री चिराग पासवान जी संभाल रहे हैं। ये बहुत ही चर्चित चेहरा है, इनकी अपनी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, और उससे जीत कर आए हैं। उसके बाद आते हैं श्री CR पाटिल साहब, इन्हें जल शक्ति मंत्रालय इस बार दिया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और नया मंत्रालय है मोदी सरकार का। अब आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार है उनकी बात करते हैं। जो पहला नाम है इसमें श्री राव इंद्रजीत सिंह का, इन्हें सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मिला है और योजना मंत्रालय मिला है। जो दूसरा नाम है, चर्चित नाम, जम्मू कश्मीर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये फेमस पर्सनालिटी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन्हें मिला है, जो पिछली बार भी मिला था, और भू विज्ञान मंत्रालय। तो याद रखिए, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। तीसरा चेहरा जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, ये राजस्थान से जीत कर आते हैं। ये भी चर्चित चेहरे में है। इन्हें कानून एवं न्याय मंत्रालय मिला है। कानून और न्याय मंत्रालय का पदभार इस बार अर्जुन राम मेघवाल जी के हाथ में है। जो चौथा चेहरा स्वतंत्र प्रभार, वो है श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, इन्हें क्या मिला है, आयुष मंत्रालय मिला है। जो पांचवा नाम, चर्चित नाम, जो पहले विपक्ष में हुआ करते थे, इस बार मोदी जी के साथ आकर चुनाव लड़े, श्री जयंत चौधरी जी। ये किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे उनके पोते हैं ये। इन्हें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का पदभार दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है राज्य मंत्री के रूप में। अब देखते हैं, अब राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं है बट वो राज्य मंत्री हैं और वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ काम करेंगे। तो पहला चेहरा है हमारा, एक सेकेंड आपका, इसमें से मैंने बता दिया था, जयंत चौधरी का नाम आ गया था। फिर एक थे श्री जितिन प्रसाद जी, ये भी उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत कर आए हैं, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इन्हें दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। श्रीपद यसो नाइक, इन्हें बिजली मंत्रालय दिया गया है, एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। श्री पंकज चौधरी, जिन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया है, मतलब ये वित्त मंत्री जो है हमारी रहेगी निर्मला सीतारमन, उनके साथ काम करेंगे। श्री कृष्ण पाल सिंह, इन्हें सहकारिता मंत्रालय दिया गया है, तो ये अमित शाह जी के साथ काम करेंगे। तो राज्य मंत्री का काम क्या होता है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके साथ काम करना। श्री रामदास अठावले जी महाराष्ट्र से आते हैं, एक आदिवासी चेहरा, एसटी चेहरा, इन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। श्री रामनाथ ठाकुर जी, ये हमारे बिहार से आते हैं, नीतीश कुमार जी के पार्टी से तो नहीं लेकिन हाँ बीजेपी से आते हैं, तो इन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया। श्री नित्यानंद राय, ये बीजेपी बिहार से आते हैं, इन्हें गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में दिया गया है, जो अमित शाह जी के साथ काम करेंगे। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, ये उत्तर प्रदेश से जीत कर आती हैं, इनकी अपनी पार्टी है, इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। श्री बी सोमन्ना, इन्हें जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है और रेल मंत्रालय दिया गया है। इस दोनों में जो केंद्रीय मंत्री होंगे उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे। फिर एक मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी,
ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय का पदभार इन्हें दिया गया है राज्य मंत्री के रूप में। डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल, इन्हें पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और पंचायती राज दिया गया है। सुश्री शोभा कारंदलाजे, इन्हें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिया गया है। ये जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, जो जीतन राम मांझी जी के साथ है, उनके साथ मिलकर ये काम करेंगी। श्री कृति वर्धन सिंह, ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्हें दिया गया है और विदेश मंत्रालय, तो जो विदेश मंत्री हमारे हैं जयशंकर जी, उनके साथ मिलकर काम करेंगे श्री कृति वर्धन सिंह। अब हैं श्री BL वर्मा साहब, इन्हें उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का पदभार दिया गया है। श्री शांतनु ठाकुर साहब हैं, इन्हें पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। ये कैबिनेट मिनिस्ट्री जो मिली है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके साथ ये काम करेंगे। श्री सुरेश गोपी, इन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है और दूसरा मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। डॉक्टर L मुरुगन, इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया है और साथ में संसदीय कार्य मंत्रालय का पदभार दिया गया है। श्री अजय टमटा, इन्हें सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय दिया गया है। तो यह नवी जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे। श्री बंदी संजय कुमार, गृह मंत्रालय दिया गया है। गृह मंत्रालय में ये राज्य मंत्री हैं, तो ये अमित शाह जी के साथ काम करेंगे। श्री कमलेश पासवान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो श्री कमलेश पासवान जी हैं जो ग्रामीण विकास मंत्रालय देखेंगे। उसके बाद जो नया चेहरा है श्री भागीरथ चौधरी जी, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देखेंगे। जो सेकेंड लास्ट चेहरा है श्री सतीश चंद्र दुबे जी, ये कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय देखेंगे। उसके बाद आते हैं श्री संजय सेठ जी, ये रक्षा मंत्रालय देखेंगे। राजनाथ सिंह के साथ ये काम करेंगे। तो राज्य मंत्री का ये कर्तव्य होता है कि जो अपने जो सीनियर मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ काम करें। फिर है श्री रवनीत सिंह, यह पंजाब से आते हैं। ये भी एक चर्चित चेहरा, ये चुनाव हार गए लेकिन फिर भी इन्हें मंत्रालय दिया गया है। इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय का पदभार दिया गया है। फिर दूसरा जो चेहरा है श्री दुर्गादास उइके, इन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय का पदभार दिया गया है। उसके बाद आती हैं श्रीमती खडसे रक्षा निखिल, इन्हें युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद आती हैं श्री सुकांता मजूमदार, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय दिया गया। तो बताइए शिक्षा मंत्रालय किन्हें दिया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी को कैबिनेट मिनिस्ट्री में, जो कैबिनेट मंत्री हैं तो उनके साथ श्री सुकांता काम करेंगी। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास जो दिया गया है हमारे सिंधिया साहब को, उनके साथ मिलके भी ये काम करेंगे। फिर अगला नाम आता है श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का, ये वरिष्ठ महिला हैं, इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद जो नाम आता है श्री तोखन साहू जी का, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इन्हें दिया गया है। उसके बाद नाम आता है श्री राजभूषण चौधरी जी का, जिन्हें जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद नाम आता है श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी का, ये भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय दिया गया है इनको, और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद जो एक चर्चित चेहरा, दिल्ली का चेहरा, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद जो चेहरा है महिला है श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई भामनिया, इन्हें उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद है श्री मुरलीधर मोहोल जी, जिन्हें सहकारिता मंत्रालय और नागरिक विमानन मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद है श्री जॉर्ज कुरियन साहब, इन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिया गया, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय दिया गया है। तो जो पशुपालन, डेयरी, मत्स्य मंत्रालय राजीव रंजन सिर्फ ललन सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, तो उनके साथ मिलके ये काम करेंगे। तो इतने राज्य मंत्री थे, कुछ स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे और आपने देखा कुछ कैबिनेट मंत्री थे।
सबके अलग अलग कार्य हैं और सबकी अलग अलग पावर हैं, तो मैंने सबको बहुत ही विस्तार से बताया है। तो और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे एक प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करें, और कुछ सजेशन देना हो या कुछ और जानकारी हासिल करनी हो या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा। और अगर सपोर्ट करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।